गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आया हूँ। आपको हेडलाइन देख के समझ में आ ही गया होगा कि जनरली हम लोग किस पे आज बात करने वाले हैं। हम लोग एक्चुअल में आज बात करेंगे कि जो हम लोग घर बनाते हैं, अपने घर बनाने में छोटी छोटी जो गलतियाँ होती है, जो बाद में बहुत बॉन्डर हो जाती है, बहुत मतलब डिस्ट्रक्टिव हो जाती है, जो जो गलतियाँ, उन्हीं गलतियों के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये टोटली सिविल इंजीनियरिंग का टॉपिक नहीं है, बल्कि वो इंसान के लिए है जो अपना घर इतना मेहनत और इतना पैसा लगाकर अपने सपनों का महल खड़ा करना चाहते हैं। तो उनके आंखों के सामने छोटी छोटी गलतियां मिस्त्री लोग कर देते हैं, या अन्य सभी मिस्त्री तो नहीं, जिनको कम नॉलेज है या जो कॉन्ट्रैक्टर हैं जो बहुत तेज़ी के साथ अपना काम करना चाहते हैं, तो थोड़े से लोभ लालच में कुछ गलतियां कर देती हैं, ठीक है, बाय मिस्टेक्स। तो उन चीज़ों को लेकर आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ। तो आपको टॉपिक देख के पता लगी गया होगी, कॉमन फेलियर जो भी टेक प्लेस ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन, ठीक है, उस टाइप्स की मिस्टेक्स, या मिस्टेक बोल दे तो ज़्यादा बेटर रहेगा फेलियर की जगह, ठीक है। ये कॉमन पे मैं इसलिए अंडरलाइन किया हूँ कि कॉमन का मतलब ये है कि ये गलतियाँ तो कॉमन जरूर है, लेकिन बिल्डिंग लाइन में ये एक बहुत ही बवंडर मिस्टेक है। कॉमन का मतलब ये कि हर इंसान से जो कंस्ट्रक्शन में नॉर्मली ये गलतियां हो जाती है, ठीक है, लेकिन इन मिस्टेक्स को कॉमन नहीं बोला जाए, क्योंकि ये चल के आगे इट लीड्स टू सीरियस डिस्ट्रक्शन ऑफ आवर बिल्डिंग, ठीक है। तो कहने का मतलब सबसे पहले जो आपके सामने है कि पुअर एंड इम्प्रॉपर फॉर्मवर्क। पुअर या इम्प्रॉपर फॉर्मवर्क क्या होता है? जो हम कॉलम खड़ा करते हैं तो उसके साइड में जो हम शटरिंग करते हैं, फॉर्मवर्क करते हैं, ताकि इसमें कंक्रीट अच्छी तरह से प्लेस किया जाए और वाइब्रेट किया जाए, उसको बोलते हैं फॉर्मवर्क। ये जनरली आपने घरों में देखा होगा, जो मिस्त्री लोग हैं जनरली अपने घरों में स्टील प्लेट लेके, कॉन्ट्रैक्टर नहीं आता, उसको लाना चाहिए माइल्ड स्टील। वो क्या करते हैं कि लकड़ी के छोटे छोटे गत्ते को जोड़ करके इस पर कंक्रीटिंग कर देते हैं, और जब इसको आप 24 आवर्स बाद इसको हटाओगे इन लकड़ी के तख्तों को, तो आपको कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर मिलेगा आपके कॉलम में। कहने का मतलब ये है कि एक फिनिश्ड कंक्रीट स्ट्रक्चर नहीं मिलकर आपको होल्स वाले मिलेंगे, टूटे टूटे मिलेंगे जगह जगह से। इसको हम बोलते हैं अपने लैंग्वेज में हनी कॉम्ब स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं? हनी कॉम्ब स्ट्रक्चर। और देसी में इसको बोलते हैं गंजा, गंजा आ गया कॉलम, इस टाइप में बोलते हैं, ठीक है। तो सोचिए कि ये बहुत ही सीरियस जो है नुकसान है हमारे इसमें, क्या था, कॉलम में। तो इस तरह को अवॉइड कीजिए। बिल्कुल अपने कॉन्ट्रैक्टर को आप बोलिए कि आपको स्टील प्लेट लेकर आना पड़ेगा, प्रॉपर वाइब्रेटर लेके आना पड़ेगा, ठीक है, तभी आप उससे काम करवाओ। तो अगर आप इसी तरह का स्टील प्लेट यहाँ देख सकते हैं, अगर स्टील प्लेट के द्वारा हुआ है तो इसी कॉलम की देखिए आप फिनिशिंग कितनी अच्छी आई है। एक और फायदा, जो स्टील प्लेट होते हैं ये वाटर टाइट स्ट्रक्चर होते हैं, वाटर का लीकेज इससे नहीं होता है, और इस पर वाइब्रेशन हम जब करते हैं, कॉम्पेक्शन करते हैं कंक्रीट की वाइब्रेटर लगा के, तो बहुत अच्छी तरह से वाइब्रेटर होता है, और हमारा जो स्ट्रक्चर है, जो भी पार्ट है स्ट्रक्चर को, बहुत ही अच्छी स्ट्रेंथ गेन करता है, ठीक है। तो ये कॉमन पता चल गया। दूसरा क्या है? इनसफिशिएंट साइज ऑफ कॉलम। कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, हम लोग हमेशा आपको सजेस्ट करूंगा कि जब भी अपना बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करो तो आप किसी अच्छे आर्किटेक्ट और एक अच्छे सिविल इंजीनियर से कंसल्ट करना आपको जरूरी है, ठीक है। अगर आप ऐसा नहीं करके, जनरली हम लोग क्या करते हैं, हम लोग छोटा मोटा रेजिडेंशियल जब भी अपना कंस्ट्रक्शन करते हैं हाउस का, जनरली हम लोग स्किल मेसन को लेकर आते हैं, जिसमें मिस्त्री को पता होता है, और करवा लेते हैं। उनमें से जो कुछ मिस्त्री ऐसे हैं जिसको कम एक्सपीरियंस होता है, वो एक पुराना चला हुआ परंपरा जनरली 6 इंच बाई 6 इंच ही कॉलम अप्लाई कर देगा आप पे बिल्डिंग पे। उनको ये नहीं पता कि इसके ऊपर कितने फ्लोर आएंगे, 2 फ्लोर आएंगे, 3 फ्लोर आएंगे, तो आप कॉलम का साइज तो बढ़ाना पड़ेगा ना। तो वो लोग जनरली 6 इंच बाई 6 इंच छोटे छोटे साइज का कॉलम, या इससे ज़्यादा 8 इंच बाई 8 इंच का कर देगा। तो इससे क्या है कि आपका जो लोड है, ऊपर का बिल्डिंग का जो लोड है, इस कॉलम पे जब सीवियर हो जाएगा, डेड लोड ऑफ बिल्डिंग और लाइव लोड, तो ये कॉलम जो आपका बकल कर सकता है, बकलिंग फेलियर हो सकता है, या क्रशिंग फेलियर भी हो सकता है। एक और मिस्टेक मिस्त्री लोग क्या करते हैं कि जो कॉलम्स वो बनाते हैं उसमें जनरली वो लोग 10 mm का मेन बार्स प्रोवाइड करते हैं, जबकि हमारा IS 456/2000 जो का कोड है हम लोग का सिविल इंजीनियरिंग का, कंक्रीट का, उसमें बताता है कि मिनिमम जो आपको लॉन्गिट्यूडनल बार्स प्रोवाइड करना है कॉलम, वो 12 mm से कभी भी इट शुड नॉट लेस देन 12 mm। ये बात आपकी ध्यान में रहे। तो कहने का मतलब मैं आपको एक जनरल आइडिया बता देता हूँ कि अगर आपको अपने घर में कभी भी कॉलम कंस्ट्रक्ट करना है तो जनरली आपको 9 इंच बाय 9 इंच इतना तो जनरल आपको देना ही देना है, ठीक है। ये साइज में बता रहा हूँ, ठीक है। अगर आपको इसके ऊपर भी 2 स्टोरी और बनाना है तो एक साइड अगर 9 इंच दिए ना, तो रेक्टेंगुलर पोर्शन कर सकते हैं आप 9 इंच बाय 12 इंच। ये आपको इतना जनरली प्रोवाइड करना है, इससे कम नहीं, ठीक है।
और जो रेनफोर्समेंट बार है वो 12 mm से कभी भी बिलो नहीं करना है। अगर 2 स्टोरी के लिए जा रहे हैं तो वही 12 mm बार, जहाँ 4 नंबर डालते थे, 2 इधर 2 इधर, ठीक है, तो वो आप 6 कर देना है। कितना कर देना है? 6 नंबर ऑफ बार्स करना है। ये एक जनरल है और मिस्त्री लोग यहाँ बहुत बड़ी गलती करते हैं, जो अनस्किल्ड होते हैं। मैं सबों के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। एक और बात, जो कॉलम के बीच का स्पेसिंग होता है, एक कॉलम यहाँ है, एक कॉलम आपका यहाँ है, एक कॉलम यहाँ है, तो इसकी स्पेसिंग कभी कभी क्या कर देता है लोग कि 20 फीट कर देंगे, बहुत ज़्यादा कर देंगे, कभी कभी क्या कर देंगे, बहुत क्लोज कर देंगे। तो आप एक स्ट्रक्चरल इंजीनियर से कंसल्ट कीजिए, वो प्रॉपर आपका स्पेसिंग देगा, ताकि आपकी स्ट्रेंथ भी मेंटेन रहे और आपका इकोनॉमी भी बरकरार रहे, ठीक। एक और सीवियर फेलियर है जो कवर ब्लॉक। कवर ब्लॉक आपको पता है, मैं इस पर कई लेक्चर्स बना चुका हूँ, ठीक है। ये है आपका कवर ब्लॉक। कवर ब्लॉक जनरली बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब हम अपने मेन बार के ऊपर कवर ब्लॉक लगाते हैं तो इतना जो है कंक्रीट फील हो जाता है इसके ऊपर। जब यहाँ शटरिंग लगाते हैं तो ये कभी भी इन्वायरमेंट के अटैक में नहीं रहेगा और इसकी ड्यूरेबिलिटी बढ़ जाएगी। लेकिन अगर आप ये कवर ब्लॉक नहीं लगाओगे तो इसका मतलब शटरिंग तो यही लगेगा आपका, शटरिंग प्लेट, माइल्ड प्लेट जो आपको स्टील प्लेट में दिखाया। तो जब आप इसको हटाओगे 24 आवर्स बाद, जमने के बाद, तो आपको बाहर से ये स्टील नजर आएंगे। तो ठीक है, ये जो आपको रस्टिंग हो जाएगा, इसमें इन्वायरमेंट के अटैक में आ जाएगा, तो ये एक सीरियस जो है फेलियर है, ठीक है। तो इस पर ध्यान देने की जरूरत है, ठीक है, तो ये मिस्टेक नहीं हो। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग प्रोसीड करते हैं और क्या क्या प्रॉब्लम। देखिए, एक है प्रॉपर अलाइनमेंट ऑफ वॉल, ये भी एक इंपॉर्टेंट है। प्रॉपर अलाइनमेंट ऑफ वॉल ये होता है कि जब भी हम वर्क कंस्ट्रक्ट करवा रहे हैं अपनी बिल्डिंग में, तो ये जो आप इसको क्या बोलते हैं, छोटा सा आप देख रहे हैं, जो मिस्त्री लोग के पास अक्सर आपने देखा होगा, इसको बोलते हैं पलम बॉम्ब। क्या बोलते हैं? पलम बॉब, ठीक है। इससे क्या होता है, यहाँ लगा के है इसकी वर्टिकल अलाइनमेंट चेक किया जाता है कि वॉल जो हमारा प्रॉपर स्ट्रेट जा रही है कि नहीं जा रही है, ठीक है। और अगर ये प्रॉपर स्ट्रेट नहीं जा रही तो उसको वो मान लो जिस लेयर को लगा, हर लेयर में वो चेक करते हैं और उसको क्या करते हैं, एडजस्ट करते हैं। अगर ये चेक नहीं किया जाए, 1-2 लेयर छोड़ के 5 लेयर के बाद कुछ लोग मिस्त्री चेक करते हैं, वो तेजी में काम करने के लिए। तो जो एक्सपीरियंस होल्डर होते हैं वो जनरली तो सही कर देते हैं, जो अनस्किल्ड होते हैं वो प्रॉपर अलाइनमेंट नहीं दे पाते। मान लीजिए ये आपका ब्रिक है और थोड़ा सा ये ज़्यादा तो बाहर नहीं, 1 cm मैं मान लूँ, 12 mm के अप्रोक्स भी अगर मैं बाहर बना लूँ, तो इससे क्या हो जाएगा कि आपके स्ट्रक्चर में क्या हो जाएगा, एक एसेंट्रिक लोड डेवलप होगा। एसेंट्रिक जब लोड डेवलप हो जाएगा तो ऑब्वियसली है कि टर्निंग मोमेंट आएगा अब इसमें, ठीक है। तो कहने का मतलब इस तरह से आपका जो लोड है, लोड कैरिंग कैपेसिटी जो वाल की, वो 13 to 15% तक रिड्यूस हो जाती है। तो ये सब चीज़ आप लोग को जो घर वाले हैं उनको भी ध्यान में रखना है। और जो अगर कोई इंजीनियर वहाँ है तो वो तो वेल एंड गुड है, उनके सामने जनरली ये गलतियाँ नहीं होती है, ठीक है। जो भी मिस्त्री करता है तो थोड़ा उसको साइकोलॉजिकल प्रेशर रहता है कि इंजीनियर इधर ही है। तो इन चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान में रखना है, ठीक है। एक और मैं बता रहा हूँ कि जो ब्रिक का जनरली आप फेलियर ना कॉर्नर्स पे देखे होंगे। देखिए कॉर्नर्स ऑफ वॉल है, तो यहाँ देखिए जनरली इस टाइप के फेलियर आप देख रहे होंगे, ठीक है, यहाँ करेक्ट। तो इस टाइप के फेलियर को बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए कि जनरली जहाँ भी कॉर्नर्स हो वहाँ कॉलम प्रोवाइड करना चाहिए। एक सेकेंड, इसमें आते हैं। अगर यहाँ कॉलम्स हो जाए, अगर ये कॉलम्स हो जाए, और आपको क्या करना है कि हर 4 लेयर पर, मान लो 1 लेयर, 2 लेयर, 3 लेयर, 4 लेयर है ना, हर 4 लेयर पर क्या कर दो आप कि 8 mm 2 बार्स, 8 mm के 2 स्टील को लो। आप लेंथ वाइज इधर भी चलो, लेंथ वाइज 2 इधर चले, लेंथ वाइज इधर भी चलेंगे, इधर भी लास्ट में कॉलम होगा और इधर भी होगा। तो क्या करना है कि ग्रुप कर देना है स्टील बार्स को उस कॉलम में और यहाँ के भी स्टील बार्स को इस कॉलम में। तो उससे फायदा क्या होगा कि कभी भी ये सेपरेट आउट नहीं होंगे आपके कॉर्नर्स में, ठीक है। ये छोटी, जो कोई खर्च नहीं आता इसमें, बहुत ही ईजी है और आपका इतना मेहनत वाला जो पैसा है उसका सही यूटिलाइजेशन हो पाएगा। तो इन चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। और भी कई फेलियर्स हैं, जैसा फॉर एग्जांपल जब भी हम ब्रिक वॉल कंस्ट्रक्ट करते हैं तो बहुत ज़्यादा हीट होता है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा राइज होता है, ठीक है। गर्मी के दिन में अगर हम कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं तो तुरंत जो है क्या करेगा, आप वॉल में लेइंग किए ब्रिक का और उसके बाद क्या कहते हैं, वो धूप के अटैक में अगर आ गया तो तुरंत जो उससे मॉइस्चर बनकर जितने भी वाटर वो निकल जाएंगे और जो हमारे सीमेंट को जितनी वाटर की ज़रूरत है प्रॉपर हाइड्रेशन के लिए वो नहीं हो पाता है, तो उससे भी करेक्ट्स आ जाते हैं। तो ऐसे केस में आपको क्या करना है कि पॉलीथीन के सीट्स वगैरह हो गया या आपके गनी बैग जो क्या बोलते हैं उसको, अपने देहाती में चट्टी का बोरा नहीं बोलते, चटाई वाला बोरा, उसको देके आप कवर कर सकते हैं, ठीक है। और एक इम्प्रॉपर मिक्स प्रोपोर्शन, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जनरली किसी भी बिल्डिंग में हम लोग को नॉर्मल जो M20 से बिलो की कोई बात नहीं होना चाहिए इंजीनियर को। M20 का मतलब 1, 1.5 और 3। यहाँ 1 सीमेंट है, 1.5 क्या है सैंड है और 3 क्या है कोर्स एग्रीगेट, जिसको आप
गिट्टी बोलते हैं, इतना का मिक्स होना चाहिए कंक्रीट में, ठीक है। तो कहने का मतलब इसको फॉलो होना प्रॉपर जरूरी है। जनरली कुछ मिस्त्री लोग बोलते हैं नहीं नहीं M15 कर दीजिए, 1 2 4 चला दीजिए। आपको उनकी बात को नहीं मानना है। हैविंग ए सिविल साइट इंजीनियर, आपको एटलीस्ट यही करना है। जनरली आप इंजीनियर से कंसल्ट करोगे तो ऑलरेडी ड्राइंग में सब कुछ अवेलेबल होता है, लेकिन अगर आप इंजीनियर से कंसल्ट नहीं करके आप छोटे लेवल पे कंस्ट्रक्ट करा रहे हैं अपने कंस्ट्रक्शन अपने हाउस को, तो आप जनरली किसी मेसन से भी आप करवा रहे हैं, तो इन चीज़ों का ध्यान रहे कि एटलीस्ट M20 ग्रेड फॉलो करें, ठीक है। एक तो ये बात है। दूसरी बात ये है कि जब भी आप अपना घर बना रहे हैं तो आपको और ये मोटार की अगर बात करूं मैं, सॉरी, ये तो आपका हो गया कंक्रीट का। मोटार की बात बोलूं तो मोटार का भी एक फिक्स प्रोपोर्शन होता है, 1:4, 1:6, 1:3, इस टाइप के रेशियो यूज़ करना, 1 सीमेंट और 3 सैंड। इसमें तो आपका कोर्स एग्रीगेट होता नहीं है, ठीक है। तो ये फॉलो करना है। कुछ लोग क्या करते हैं, जो मेसन लोग होते हैं, 10-12 बोरा जो है एक जगह सैंड गिरा देते हैं, 10-12 बोरा, और 1 बोरा सीमेंट डाल के उसको मिक्स करके यूज़ करना शुरू करते हैं। ये गलत है, ये किसी भी प्रोपोर्शन को फॉलो नहीं करता है, और ये जो सीवियर डैमेज आपके बिल्डिंग में ले आएगा, इसका स्ट्रेंथ से कोई लेना देना नहीं। इस तरह का काम बिल्कुल नहीं हो। आप लोग इन बातों को ध्यान रखना है। एक और सीरियस मैं काउज आप लोग को बता रहा हूँ, जो बिल्डिंग में क्या मिस्टेक करते हैं मेसन लोग। मेसन तो नहीं, ज़्यादातर लेबर लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं। वो लोग क्या करेंगे कि अपना मेहनत बचाने के लिए दिन भर का मसाला जो है, मोटार है जो आपका प्लास्टर वाला, एक बार में ही बनाकर सुबह छोड़ देंगे और उसी को दिन भर लगाते रहेंगे वॉल में। इवन खाना खाने वो चले जाएंगे, खाना खा के आके वो अपने बीड़ी पियेंगे, सिगरेट पियेंगे, आपका मसाला यूं पड़ा का पड़ा है। एक चीज़, हर चीज़ का एक स्पेसिफिक टाइम होता है ना यूज़ करने का। ऐसा थोड़े कि आप दिन भर के लिए इसको यूज़ करो तो आपके इसका स्ट्रेंथ से कोई लेना देना और रहा। तो कहने का मतलब, अगर ये सीमेंट मोटार है तो आपको जनरली जो है 1 घंटे के अंदर अंदर इसको यूज़ कर के ख़त्म करना है। इतना ही मटेरियल बनाओ कि 1 घंटे के अंदर ख़त्म हो जाए। यही अगर लाइम मोटार है तो उसको आप 4 आवर्स तक लाइम मोटार्स को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये आपका कोड में ये सारा चीज़ गिवन है। और यही अगर आपका सलरी मिक्स है, सलरी का मतलब होता है जो ब्रिक्स के बारीक बारीक करके जो भुर्दा बनाते हैं उसको सलरी बोलते हैं, तो वो 24 आवर्स तक यूज़ कर सकते हैं। जनरली हम लोग क्या करते हैं, सीमेंट और सैंड का यूज़ करते हैं, तो 1 आवर्स के अंदर इसको कंज्यूम करना है। लेकिन वो लोग क्या करते हैं कि दिन भर का बना कर रखते हैं। और कभी कभी मैं तो ये भी देखा हूँ कि कुछ लेबर लोग क्या करते हैं कि बहुत ज़्यादा मटेरियल बना ली, अब वो कंज्यूम तो हो नहीं पाया दिन भर में, तो उसको क्या करते हैं, वो छोड़ के ढक देते हैं कोई चीज़ से, और सुबह आकर फिर से उसमें पानी मिक्स करके वो बनाना शुरू कर देते हैं। तो इन चीज़ों को बहुत ही ज़्यादा सीरियस डैमेज होता है आपके बिल्डिंग में, स्ट्रेंथ का कोई लेना देना नहीं है। ऐसे चीज़ों से बचें। और यही वाल को आप बाद में देखोगे कि ये क्या करता है, झरना स्टार्ट हो जाता है। पेंट अभी हुआ ही नहीं, पेंट कर रहे हैं तो देख रहे हैं कि बालू उसमें सैंड जो है, रेता जो है झड़ कर गिर रहा है। तो ये एक सीवियर जो है केस है। इस पर थोड़ा सा आप लोग अटेंशन दीजिए, जितने भी लोग मकान बनाते हैं, ठीक है। छोटा छोटा चीज़ आप एज ए गार्जियन वहाँ खड़ा होकर देखिए कि क्या आपके सामने आपका जो पूरी मेहनत का जो पूंजी जो लग रहा है बिल्डिंग में, वो सही से यूटिलाइज हो भी रहा है या नहीं, ठीक है। इसलिए मैं आप लोग को सलाह देता हूं कि आप लोग को एज ए एक इंजीनियर से कंसल्ट करना चाहिए, एक स्ट्रक्चरल डिजाइनर से कंसल्ट कीजिए और अच्छा से घर बनाइए। ज़्यादा खर्च नहीं आता, टोटल कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग का आपको 1 से 2%, इससे ज़्यादा खर्च नहीं आएगा अगर आप किसी इंजीनियर से कंसल्ट करोगे तो, ठीक है। चलिए, एक और आपको प्रॉब्लम मैं बता रहा हूँ, ये भी बहुत ध्यान देने वाली प्रॉब्लम है कि क्या हो रहा है इसमें कि आप अगर पानी बहुत ज़्यादा मिला रहे हैं अपने इसमें, किसमें क्या कहता है, आप जो आपका मटेरियल है उसमें पानी बहुत ज़्यादा मिला रहे हैं मोटार में, ठीक है, प्लास्टरिंग करने के लिए या कंक्रीटिंग करने के लिए, तो उसमें क्या होगा, ज़्यादा पानी मिलाने का मतलब ये है कि आप अपनी बिल्डिंग को, अपने स्ट्रक्चर को कमज़ोर कर रहे हैं। क्योंकि वाटर सीमेंट रेशियो इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ड्यूरेबिलिटी। सिविल इंजीनियर को ये हमेशा माइंड पे रखनी चाहिए बात। जितना ज़्यादा पानी मिक्स होगा उतनी उसकी ड्यूरेबिलिटी कम होती चली जाएगी। और ज़्यादा अगर आप पानी मिक्स करोगे तो क्या होगा कि जो ही आप उसको लेइंग कर दिए, लगा दिए मकान में प्लास्टरिंग को, तो वो इवोपरेट तेज़ी के साथ होगा। जब पानी मिला तो वॉल्यूम तो बढ़ा दिया, अब इवेपोरेट जब तेजी के साथ होगा तो वो कंक्रीट जो है, वो आपका मसाला जो भी है, मोटार या कंक्रीट दोनों के लिए सेम अप्लाई हो रहा है, वो क्या करेगा, श्रिंक करेगा, वो छोटा होने की कोशिश करेगा। जब वो श्रिंक करेगा तो इधर वाला पोर्शन इधर खींचेगा, इधर वाला पोर्शन इधर खींचेगा, तो इस तरह का इधर वाला पोर्शन इधर, इधर वाला पोर्शन इधर, तो इस तरह का आपको हेयर टाइप में करेक्स आपको दिखना शुरू हो जाएगा, ठीक है। ये हेयर से थोड़ा ज़्यादा है, इसको जनरली हेयर्स हम बोलते हैं। इस टाइप के करेक्स जनरली देखा जाता है
कि अगर आप बहुत ज़्यादा वाटर मिक्स करते हैं, और एक और है कि इनसफिशियंट अगर क्यूरिंग करते हैं। क्यूरिंग का मतलब ये होता है कि जब हम कास्टिंग कर दिए उसके 24 टू 48 आवर्स बाद हम क्या करते हैं, अपने जो कॉलम है या बीम है या स्लैब है या वाल है उसमें हम क्या करते हैं, पानी डालना शुरू करते हैं। क्यों? ताकि प्रॉपर हाइड्रेशन हो और स्ट्रेंथ जो है उसकी हार्डनेस कंक्रीट में आए, ताकि जो वाटर है उसको सीमेंट यूज करता है अपने मॉलिक्यूल्स के अंदर उसको बाइंड करने के लिए, हार्डनेस लाने के लिए। ठीक है, तो वो जो है होना चाहिए प्रॉपर। अगर सेटिंग एक्शन के लिए आप वाटर नहीं डालोगे तो ठीक है, तो उससे भी आपका वीक होगा। कितना दिन के लिए कितना डालना है तो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। अगर कोई भी आरसीसी स्ट्रक्चर है, मतलब कंक्रीट, रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट हो गया, कॉलम हो गया, आपका बीम हो गया, स्लैब हो गया, ठीक है, तो इसमें जनरली आपको 10 टू 14 डेज तक पानी देना ही। पानी पटाते नहीं घर में, तो 14 डे, कितना दिन क्यूरिंग करना है, 10 टू 14 डेज। यही किसी वाल में अगर आप प्लास्टर कर रहे हैं, कोई भी ब्रिक वाल है, ब्रिक वाल है, ये ब्रिक वाल, इस पर अगर प्लास्टर कर रहे हैं या ब्रिक का लेइंग के ब्रिक से जोड़े हैं, तो इसकी भी कम से कम 7 टू 10 डेज तक इसकी भी क्यूरिंग होनी चाहिए। ठीक है, ये बात आपका ध्यान में रहे, ये सारी चीज़ आप लोग को ध्यान रहे। मकान मालिक को स्पेशली मैं फोकस करना चाहूँगा कि ये सारा चीज़ आपको अपने नज़र के सामने करवाना है। उसके बाद एक और बहुत ही ब्लंडर मिस्टेक इसको हम बोलते हैं, ये बहुत ही छोटा मिस्टेक तो नहीं, कॉमन में जरूर है, लेकिन इसको मैं ब्लंडर मिस्टेक बोलता हूँ। आपने जनरली घरों में देखा होगा कि घरों के ऊपर क्या होता है, लोग एक मंजिला मकान बना लिए, एक मंजिला एक स्टोरी का बिल्डिंग बना दिए। उसके बाद घरों के ऊपर वो स्टील तो छोड़ते हैं थोड़ा सा, क्योंकि हो सकता है उसको फ्यूचर में फिर इसके ऊपर सेकंड स्टोरी भी बनाना पड़े। वो तो उसकी जो लेंथ है सफिशियंट नहीं छोड़ते, थोड़ा थोड़ा लेंथ छोड़ दिए। जबकि आपको अगर इसके ऊपर बिल्डिंग खड़ा करना है तो इस पर स्टील तो जोड़ना पड़ेगा ना, इसके ऊपर स्टील तो जोड़ना पड़ेगा ना। तो अगर आप इसको इनसफिशियंट लेंथ दोगे, जितनी जोड़ना, कितना जोड़ना पड़ेगा, उसको बोलते हैं हम लैपिंग। लैपिंग का मतलब एक स्टील को दूसरे स्टील के ऊपर जोड़कर आगे बढ़ाना, इसको बोलते हैं। ये वाला जो पोर्शन है इसको हम बोलते हैं लैपिंग, मतलब एक स्टील को दूसरे के ऊपर कितना ओवरलैप किया। तो ये जो लेंथ है ये कितना है, ये जनरली होता है लैपिंग जो होता है, वो मैं आपको लिख देता हूँ। ये जनरली लेते हैं 50 इंटू डाया ऑफ बार। जो बार का साइज स्टील अगर आप 20 mm यूज करते हो तो यहाँ 20 से मल्टीप्लाई कर दो। अगर आप 16 mm का स्टील बार से आपका 16 mm का, तो 16 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो 800 mm होगा। तो कहने का मतलब ये कितना छोड़ना है, कम से कम कितना छोड़ना है आपको, यहां से यहां तक 800 mm छोड़ना ही छोड़ना है। लेकिन जनरली लोग क्या करते हैं, थोड़े थोड़े छोड़ रहे हैं। अगर 800 नहीं है तो बताइए इसमें लैपिंग आपकी प्रॉपर आएगी, नहीं ना आएगी। ये लैपिंग देखिए, यहां से लेके इस स्टील को यहां जोड़े हैं ना, अगर आगे हमको बढ़ाना है अपना स्ट्रक्चर तो लैपिंग तो देना पड़ेगा ना। तो जनरली, और कुछ लोग क्या कर देते कि अपने स्लैब के ऊपर वो बेचारे तो प्रॉपर लैपिंग छोड़ते हैं घर के ऊपर, लेकिन उनका घर है गांव में और शहर में वो बनाकर अपना बिल्डिंग बना के छोड़ दिए हैं, या शहर में रहते गांव में जाके अपना बिल्डिंग बनाए, अभी वहां आके बसे नहीं है, घर में रहना स्टार्ट नहीं किया, तो छत के ऊपर तो बहुत लेंथ में तो बहुत बड़े बड़े सरिया उसने स्टील को छोड़ रखा है। पर गाँव के कुछ शरारती बच्चे क्या होते हैं, उस स्टील को काट काट कर आड़ी लेके आते हैं छोटे छोटे, ठीक है, हेक्सा जो होता है उसको कट 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 कर लेके अपना वो बेच देते हैं मार्केट में, और उससे आइसक्रीम वगैरह खा लेते हैं। और ये जो मकान मालिक के लिए अब वो जो स्टील बचता है उसकी लेंथ इतनी ही बच जाती है। बताइए, हमें चाहिए एग्जांपल 800 mm और इतना, तो बताइए इस पे प्रॉपर लैपिंग हो पाया तो ये कितना बड़ा सीवियर डैमेज होगा आपका बिल्डिंग के लिए। जरा सोचिए, इन चीज़ों पे ध्यान दीजिए। ये एक बमंडर मिस्टेक है, ऐसा मिस्टेक नहीं होना चाहिए। प्रॉपर लैपिंग कैसे होता है उसका एक एग्जांपल आपके सामने यहाँ एक इमेज है। एक होता है जॉगलिंग। अब ये जॉगलिंग क्या होता है मैं इसके बारे में भी आपको बता रहा हूँ। जॉगलिंग क्या होता है, आप यहाँ देख रहे होंगे इस स्टील को मोड़ मोड़ के साइड किया गया है। इसको क्या बोलते हैं, स्टील का फरमा लगा के उसको टेढ़ा कर देना, उसको बोलते हैं जॉगलिंग। जॉगलिंग एक्चुअल करने की नौबत क्यों आती है मैं उस बात को आपको यहाँ बताता हूँ। एक्चुअल में अगर आप प्रॉपर सेंटरिंग और लेआउट नहीं कर पाया कॉलम का, मान लीजिए यहाँ इस स्लैब, मान लीजिए इस स्लैब में कोई कॉलम है, यहाँ कॉलम खड़ा कर रहे हैं, तो कहने का मतलब यहाँ कोई कॉलम खड़ा हो रहा है, लेकिन जब यही कॉलम जाके सेकेंड फ्लोर पे आ गया तो ये कॉलम अगर यहाँ प्रॉपर अलाइनमेंट नहीं हुआ तो ये, और यहाँ जब हम इस स्लैब को कास्टिंग कर रहे हैं, इसको प्रॉपर अगर फिक्स नहीं किए वहाँ से प्रॉपर, तो ये मान लीजिए कॉलम आपका अब यहाँ आ रहा है, जबकि आना कहाँ चाहिए यहाँ, तो ये अपनी पोजीशन से अलग है। तो इसको क्या करते हैं मिस्त्री लोग, इसको क्या करते हैं, जॉगल करते हैं, इसको थोड़ा टेढ़ा करके सीधा कर देते हैं, ठीक है, इसको बोलते हैं जॉगलिंग। या कभी कभी ये क्या होता है, अपनी साइज के आना चाहिए, मान लीजिए यहाँ, ठीक है, और ये आ रहा है यहाँ, तो इसको जॉगलिंग करके बाहर करना पड़ेगा, तो ये इसको बोलते हैं जॉगलिंग। तो ये थोड़े बहुत तो माइनर सा अलाउड है,
ठीक है, वो 1 इंच तक अलाउड है। लेकिन कभी कभी क्या देखा जा रहा है कि 1-1 इंच तक तो छोड़िए, ये साइट में जो मेसन लोग 3 इंच to 4 इंच तक जॉगलिंग करते हैं। सोचिए कितना बड़ा डैमेज होगा आपके स्ट्रक्चर में। इतना जॉगलिंग कभी भी अलाउड नहीं है। तो कहने का मतलब इससे आपको कैसे बचना है, तो प्रॉपर सेंटरिंग एंड प्रॉपर लेआउट बाय यूजिंग ड्राइंग। कहाँ जहाँ एक कॉलम का प्रॉपर पोजीशन वहाँ दीजिए ताकि कोई मिस्टेक नहीं हो, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि जॉगलिंग अब समझ में आ गया ना कि जॉगलिंग ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। एक तो इस पर भी ध्यान देना है, आप जो फ्रेशर इंजीनियर है आप लोग जनरली इस पर पूरा ध्यान देना है, ठीक है। और आगे चलते एक मैं आप बता रहा हूँ बीम एंड कॉलम का कनेक्शन। देखिए जब भी आपका कोई देख रहे हैं ये बीम है, इधर से जो बीम आ रहा है, बीम के रेनफोर्समेंट आ रहे हैं, और ये आपका जो है यहाँ कॉलम है, ठीक है। तो जो बीम के जो भी बार्स आ रहे हैं ना, उसको कॉलम के अंदर जाके इस तरह से इसमें कॉलम के जो मेन रेनफोर्समेंट है उसमें आपको टाई करना है। और इसी को बोला जाता है एक्चुअल में एलडी। एलडी का मतलब होता है डेवलपमेंट लेंथ, ठीक है। ये एलडी का मतलब होता है डेवलपमेंट लेंथ, ठीक है। इससे क्या होता है कि आपकी कनेक्शन बहुत ज़्यादा मजबूत होता है और कभी भी अगर ये कोलेप्स कम करने के चांस होते हैं, क्योंकि ये पूरे स्ट्रक्चर को मिलाकर जब इस तरह से टाई कर देते हैं तो एक यूनिटी जैसा बिहेव करता है, एक यूनिट, एक सॉलिड फॉर्म जैसा हो जाता है, ठीक है। जनरली आपके घरों की तरफ आप जब भी मिस्त्री बनाएगा वो कभी भी इसके अंदर कॉलम के बार्स तक अटैच नहीं करता, वो बीम को यहाँ ला के छोड़ देता और कॉलम को यहाँ, यही तक, यहाँ तक ऐसे करके छोड़ देगा आपको। कभी भी इस बार्स को लेके कॉलम के बार के साथ कभी भी टाई नहीं करेगा मिस्त्री लोग, क्योंकि ये इसके लिए इजी पड़ता है, ये बहुत ही डिफिकल्ट वाला वर्क है। तो इस डिफिकल्ट को बचने के लिए क्या करना चाहिए, जब आप कॉलम कास्टिंग कर रहे हैं उसी टाइम आपको कुछ बार्स ऐसे करके 1 या 2 बार्स इस तरह से बढ़ाकर, ठीक है, बेंड करके छोड़ देना चाहिए, ठीक है। ये एक टेक्निक है। और जब इधर से बीम का रेनफोर्समेंट लगेगा तो उसके साथ टाई हो जाएगा। तो इस तरह का ये टेक्निक है, ठीक है। एक तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। एक और पुअर लॉकिंग ऑफ स्टीडअप, जो स्टीडअप है, स्टीडअप का मतलब रिंग, देखिए प्रॉपर रिंग आपके सामने है, इसकी देखिए कितनी अच्छी 45 डिग्री और जनरली 45 डिग्री और 135 डिग्री पर इसको लॉक करते हैं। तो इस तरह से पूरी एक इंटरलॉकिंग है ना। कुछ लोग क्या करते हैं, मेसन लोग इस तरह से आया, इस तरह से लेकर आया, ये लॉक नहीं करते, जस्ट ऐसे लेके यहाँ छोड़ देते हैं। तो कभी भी बिल्डिंग में जब भी लोड आएगा या थोड़ा सा मतलब कुछ ऐसे कि बहुत फास्ट विंड एनालिसिस के कंडीशन में आ जाए या ऐसा कुछ बेंडिंग आ जाए, फॉर एग्जांपल इस बीम में बहुत ज़्यादा एक्सेसिव बेंडिंग आ रहा है, तो ये इस तरह से इधर यहाँ टेंसाइल नीचे जनरेट होगा, तो क्या होगा कि ये आपस में खुलने का खतरा रहता है, इस तरह इधर खुल जाएगा, इस तरह खुल जाएगा, तो जनरली क्रैक्स डेवलप हो जाते हैं। तो कभी भी आपका जो बनाता है इस रिंग को, उसको सीधे बोलना है कि ये प्रॉपर जो आपका 45 डिग्री पे जो यहाँ इंटरलॉकिंग है ना, ये इंटरलॉकिंग बनना चाहिए। और ये कितना बताया था मैं, ये आपको बताया था मैं 10D। ये कितना स्टील लेने से एक रिंग बन जाएगा किसी कॉलम में या बीम में, इस पर मैं ऑलरेडी कई सारे वीडियोस करा रखा हूँ, ठीक है। किसी भी बीम को बनाने में क्या कितना क्वांटिटी ऑफ स्टील लगेगा इस पर भी है, कितना कंक्रीट लगेगा ये भी है, मतलब ईच एंड एवरीथिंग जो आपका एस्टिमेशन वाला चैनल में है मेरा, इसी चैनल में मतलब प्ले लिस्ट में आपको सारा कुछ मिल जाएगा। तो कहने का मतलब ये जो जनरली कॉमन जो मिस्टेक्स जनरली करते हैं वो चीज़ आप समझ गए, ठीक है। एक और पॉइंट है मैं जो छोड़ दिया था, लास्ट बट नॉट लिस्ट, उसको मैं काउंट कर देता हूँ कि जब लोग इसी चीज़ में चलते हैं, यहाँ वाले इस वाले इमेज में आपको मैं एक्सेसिव वाटर सीमेंट तो बता ही था। एक और चीज़ जो मिस्त्री लोग क्या करते हैं कि जिस चीज़ में मतलब मसाला बना बना के लगाते हैं ना, उसमें बीच बीच में क्या करता है, वो अपना तसला में क्या करते हैं, बीच बीच में पानी मिलाते रहते हैं, एक जग रख ले तो उससे पानी मिलाते हैं, ताकि वो क्या हो कि ज़्यादा गीला होगा तो आसानी के साथ दीवार में वो फैलेगा, स्प्रेड होगा, ठीक है। तो इसलिए वो पानी ज़्यादा मिलाते हैं, लेकिन आपको रोकना है, उसका बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। अगर आपको ऐसा करना ही है तो आप सैलरी बना कर रखिए। ये क्या होता है, सीमेंट प्लस वाटर का जो मिक्सचर होता है इसको हम बोलते हैं सैलरी, ठीक है। ये बना के रखिए। अगर जब आप बार बार पानी मिलाओगे, एक स्पेसिफिक कोई चीज़ का एक रूल होता है ना, उससे ज़्यादा पानी मिलेगा तो आपका स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा वीक होगा और क्रैक वगैरह तो आएंगे ही। इसलिए कह रहे हैं कि इन चीज़ों से थोड़ा बचना है, इन चीज़ों का आप लोग को ध्यान रखना है, ठीक है। अब मेरा जो नेक्स्ट लेक्चर है वो मैं थंब रूल लेकर आऊँगा। किसी भी बिल्डिंग में जो है थंब रूल के द्वारा आप कैसे कैलकुलेशन कर सकते हैं, मतलब खड़े खड़े आपसे कोई पूछे कि कितना खर्चा तो आप उसी टाइम विद इन मिनट आप पूरा कैलकुलेट करके गिरा दोगे पूरे बिल्डिंग का। तो मैं ऐसा भी आप वीडियो लेके आ रहा हूँ, ठीक है। तो आज इतना ही रखते हैं, थैंक यू सो मच। अगर आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं।